हेलो दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र वर्मा। आपका स्वागत है आपके YouTube चैनल MB एडू हब। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आजकल हम चर्चा कर रहे हैं यूपी बोर्ड के क्लास 12th के व्यापारिक संगठन एवं पत्र व्यवहार नामक विषय पर, और अभी तक इस विषय में हम एक यूनिट फिनिश कर चुके हैं, जिसमें 2 चैप्टर हमने किए थे। तो आज हम दूसरी यूनिट शुरू करने वाले हैं, जिसमें जो पहला चैप्टर है वो है विदेशी व्यापार। देखिए, जैसा कि नाम से ही क्लियर हो जाता है विदेशी। पहले हमने फर्स्ट यूनिट में देशी व्यापार को समझा था, और देशी व्यापार में मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए ये कोई कंट्री है और इस कंट्री के अंदर जो भी बिजनेस होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा देशी व्यापार। ठीक है ना, बहुत ही आसान शब्दों में मैंने आपको समझाया था। अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए ये एक कंट्री है, कंट्री नंबर 1। ठीक, इसको हम नाम दे देते हैं इंडिया। और ये है दूसरी कंट्री, कंट्री नंबर 2, इसको हम नाम दे देते हैं अमेरिका। ठीक इसी तरीके से ये है कंट्री नंबर 3, इसको हम नाम दे देते हैं जापान। तो इस तरीके से और भी हो सकती है। ठीक, अब सिर्फ इंडिया में व्यापार हो रहा है तो देशी व्यापार हो गया। अगर सिर्फ अमेरिका में व्यापार हो रहा है, उसके स्टेट्स के बीच में हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट के बीच में हो रहा है, सिटीज़ के बीच में हो रहा है, विलेजेस के बीच में हो रहा है, तो वो भी आपका होम ट्रेड कहलाएगा, देशी व्यापार कहलाएगा। सिमिलरली अगर जापान के अंदर ही ये हो रहा है तो देशी व्यापार कहलाएगा। लेकिन अगर इंडिया का व्यापार अमेरिका के साथ होने लगे तो क्या कहलाएगा, ये विदेशी व्यापार। कैसे होगा भाई? ऐसे हो सकता है कि इंडिया की कोई कंपनी, कोई बिजनेस, ठीक, कोई भी संस्था अमेरिका की किसी भी कंपनी, बिजनेस या संस्था के साथ कोई भी बिजनेस करती है, तो इनके बीच का जो बिजनेस है वो क्या कहलाएगा, विदेशी व्यापार। तो ये केवल बिजनेस हाउसेस के बीच में ही नहीं होता है, ये कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में भी हो सकता है। या ये भी हो सकता है कि एक देश किसी दूसरे देश की किसी कंपनी या संस्था के साथ जो व्यापार करता है उसको भी। यानी कुल मिला के इतनी सी बात है विदेशी व्यापार में कि ये जो आपकी बाउंड्री है, दिस इज द बाउंड्री। इफ द ट्रेड इज गोइंग बियॉन्ड दिस, अगर इस बाउंड्री के बाहर आपका बिजनेस जा रहा है तो क्या कहलाएगा, विदेशी व्यापार कहलाएगा। बस इतनी सी बात है, ठीक है ना। देखिए यहाँ भी कुछ लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हैं। विभिन्न देशों के मध्य होने वाले वस्तुओं व सेवाओं के क्रय विक्रय को विदेशी व्यापार कहते हैं। उदाहरण के लिए यदि भारत इंग्लैंड से मोटर गाड़ियों का क्रय विक्रय करे अथवा अपनी चाय अमेरिका को विक्रय करे तो यह विदेशी व्यापार कहलाएगा। ठीक है ना। जब व्यापार की हम बात करते हैं तो उसमें दोनों बातें आती है, खरीदना और बेचना। तो वो सारी बातें यहाँ लिखी हुई हैं, आप पढ़ लीजिएगा इत्मीनान से। आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया विदेशी व्यापार क्या होता है। अब हम बात करेंगे इसके क्या प्रकार हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे भी वैसे मेंशन किया हुआ है, मैं आपको और अच्छे से बता देता हूँ। केवल 3 पार्ट हैं इसके। एक है आपका आयात, दूसरा है आपका निर्यात, और तीसरा है आपका पुनर्निर्यात। ठीक है, ये है आपका क्या, विदेशी व्यापार। तो देखिए आयात में क्या होता है, आयात में क्रय होता है। निर्यात में क्या होता है, विक्रय होता है। और पुनर्निर्यात में क्या होता है, विक्रय के लिए क्रय होता है। अब इसको समझना पड़ेगा हमें। पहले उदाहरण के माध्यम से आयात की बात करते हैं सबसे पहले हम। जैसे कि अभी हमने बात की, एक कंट्री हुआ इंडिया और दूसरा हुआ जापान। ठीक है, तो इंडिया अगर जापान से बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी परचेज करता है, यानी कि क्रय करता है बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी, ठीक है ना। कौन बेच रहा है इसको, इंडिया को जापान बेच रहा है। तो इंडिया के लिए ये क्या कहलाया, आयात। ठीक, और जापान के लिए क्या कहलाया, ये निर्यात कहलाया, है ना। इसी तरीके से उदाहरण ले लेते हैं कि अगर इंडिया, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, अमेरिका को चाय बेचे,
ठीक, इंडिया है, इंडिया ने अमेरिका को चाय क्या कर दी, सेल कर दी, यानी कि विक्रय कर दिया। तो ये क्या कहलाएगा, हमारा निर्यात कहलाएगा हमारी नज़र में। ठीक है, अब बात करते हैं पुनर्निर्यात की। ये क्या होता है? देखिए, पुनर्निर्यात में 2 कंट्री नहीं होते, 3 कंट्री होते हैं। ठीक, तो एक कंट्री क्या करता है, पहली कंट्री से खरीदेगा। जैसे कि भाई चाइना का एग्जाम्पल ले लेते हैं, इंडिया का ले लेते हैं, और हम यहाँ पे ले लेते हैं बांग्लादेश का। हमने चाइना से कुछ खरीदा, ठीक है, इस उद्देश्य से नहीं खरीदा कि हमें इंडिया में बेचना है, हमने यहाँ से क्रय किया और हमने बांग्लादेश को विक्रय कर दिया। ठीक, तो ये जो पूरा प्रोसेस कहलाएगा, ये क्या कहलाएगा, हमारा पुनर्निर्यात। यानी कि विक्रय के लिए क्रय किया, हमने किस लिए क्रय किया था, केवल बांग्लादेश को बेचने के लिए। ठीक है ना, तो ये कहलाता है। यहाँ भी कुछ परिभाषाएं लिखी हुई हैं, आप पढ़ सकते हैं। देखिए क्या लिखा हुआ आयात के बारे में। अन्य देशों से माल क्रय करना आयात कहलाता है। जब भारत में कोई माल दूसरे देश से क्रय करके मंगाया जाता है तो इसे भारत के लिए आयात व्यापार कहा जाता है। ठीक है, निर्यात के लिए देखिए क्या लिखा है, अन्य देशों को माल भेजना निर्यात व्यापार कहलाता है। जब भारत से कोई माल दूसरे देशों को बेचा जाता है तो भारत के लिए यह निर्यात व्यापार कहा जाता है। ठीक है, आगे बात करते हैं पुनर्निर्यात के बारे में। जब भारत दूसरे देश से माल मंगाता है तथा इसे बिना अपने देश में प्रयोग किए हुए तुरंत दूसरे देश को भेज देता है, इस प्रकार का व्यापार पुनर्निर्यात व्यापार कहलाता है। क्लियर हो गया होगा आपको। ठीक, अंग्रेजी में विदेशी व्यापार का तो हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं, आप लोग देख सकते हैं, और आयात को हम क्या कहते हैं, इम्पोर्ट, और निर्यात को कहते हैं एक्सपोर्ट, और ये जो आपका पुनर्निर्यात है इसको कहते हैं हम एक्सपोर्ट। तो याद रखिएगा, ठीक है ना। उम्मीद है आपको विदेशी व्यापार का अर्थ समझ में आ गया होगा, इसके ग्रेड क्लियर हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट इज व्हाट, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार में अंतर। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ सिमिलैरिटीज भी बताई गई हैं, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, हमें बात करनी है अंतर कि देशी व्यापार और विदेशी व्यापार में अंतर क्या होता है। कुछ अंतर तो आप खुद ही समझ सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि देशी व्यापार जो है वो किसी देश की सीमा के अंदर होने वाला व्यापार होता है, और विदेशी व्यापार उस देश की सीमा से बाहर होने वाला व्यापार होता है। तो एक अंतर तो ये हो गया है ना, यानी कि ये अपने ही देश में होगा, ये किसी दूसरे देश के साथ होगा, तीसरे देश के साथ होगा। सबसे बड़ा अंतर तो यही हो गया। इसके अलावा क्या है, अपना देश होगा तो अपने देश के नियम कानून लागू होंगे इस पे, और जब किसी दूसरे देश के साथ करेंगे तो भाई वहाँ के नियम कानून लागू होंगे। इसके अलावा क्या होगा, अपने देश की बात करें तो यहाँ की जो मुद्रा है भारतीय रुपया, उसमें डीलिंग होगी, लेकिन जब दूसरे देश की बात करेंगे तो वहाँ तो अलग अलग देशों में अलग अलग मुद्राएं हैं, तो उस हिसाब से हमको डीलिंग करनी पड़ेगी। तो ये कुछ अंतर है। ठीक है, यहाँ भी कुछ पॉइंट्स दिए हुए, इनको फटाफट से पढ़ लेते हैं। देखिए क्या दिया हुआ है देशी व्यापार के बारे में, देश की सीमाओं के अंदर होता है और ये सीमाओं के पार होता है। ठीक है, देश के अंदर 2 भागों या 2 राज्यों के बीच व्यापार पर साधारणतः प्रतिबंध नहीं होते। ठीक, यानी कि कोई प्रतिबंध नहीं है, पूरे देश में आप कहीं पर भी माल अपना बेच सकते हैं और कहीं से भी खरीद सकते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, 2 देशों के बीच व्यापार पर प्रशुल्क संबंधी प्रतिबंध लगे होते हैं। तो कई सारी आपको ड्यूटीज पे करनी होती हैं, रेस्ट्रिक्शंस लगी होती हैं। ठीक है, अगर आपके साथ उस देश के संबंध अच्छे हैं तभी आप कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक, इसके अलावा क्या कह रहा है, इसमें विनिमय दर के निर्धारण की समस्या नहीं होती, क्योंकि एक देश में समान मुद्राएं चलती हैं। विनिमय दर का मतलब है एक्सचेंज रेट, यानी कि जैसे कि हम बात करें जो हमारा इंडियन रुपीज़ है वो डॉलर के कितने बराबर है। ठीक है ना, तो ये देखना पड़ेगा, और ये तो आपको पता है कि डॉलर के बराबर तो है ही नहीं। ठीक, हमेशा डॉलर की वैल्यू ज़्यादा होती है रुपीज़ से। ठीक, तो अब हमको देखना पड़ेगा कि अगर हम 500 रुपये में डीलिंग कर रहे हैं तो ये कितना डॉलर हुआ, तो वो जो एक्सचेंज रेट चल रहा होगा हमारा इंटरनेशनल लेवल पे, उसके हिसाब से काम होगा, वो हमें देखना पड़ेगा। अगर हम किसी ऐसी कंट्री के साथ डीलिंग कर रहे हैं जो डॉलर में डील करता है, ठीक है, या किसी ऐसी कंट्री के साथ डील कर रहे हैं जो येन में डील करता है, तो फिर हमें वो देखना पड़ेगा। अगर पाउंड में डील करना है, ठीक है, तो हमें वो देखना पड़ेगा। अगर यूरो में डील करना है तो हमें वो देखना पड़ेगा। इस तरीके से डिफरेंट कंट्रीज़ के करेंसीज के हिसाब से हमें एक्सचेंज रेट देखना पड़ेगा। लेकिन जो अपने देश की बात करेंगे तो हमें ये समस्या उत्पन्न नहीं होती है।
तो ये लिखा हुआ है यहाँ पर देशी व्यापार में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन विदेशी व्यापार में है। इसमें विनिमय दर के निर्धारण की समस्या होती है क्योंकि क्रेता और विक्रेताओं की मुद्रा अलग अलग होती है। ठीक है, चलिए इस पर आर्थिक दशाओं का प्रभाव पड़ता है। ठीक, यानी कि आपके देश में जो भी इकोनॉमिक कंडीशन हो रही है उसका प्रभाव आपके बिजनेस पे भी पड़ेगा। जैसे कि आजकल आप देख रहे हैं कोरोना काल है, जब भी केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो क्या होता है, लॉकडाउन हो जाता है, और लॉकडाउन हो जाता है तो कुछ व्यापारों पे इसका अच्छा असर पड़ता है, जैसे कि मेडिकल सुविधाएं और प्रोविजन स्टोर, लेकिन ज़्यादातर व्यापारों पे इसका कुप्रभाव पड़ता है, तो आर्थिक दशाओं का प्रभाव पड़ रहा है। लेकिन यहाँ विदेशी व्यापार की हम बात करें तो यहाँ पे किसका प्रभाव पड़ता है, राजनीति का। ठीक है ना, किस देश के साथ आप अच्छे संबंध रखते हैं वहाँ पे आप ज़्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, जैसा भी हो। चलिए, इसमें सामान्य देश में वस्तु के मूल्य समान होते हैं। ठीक, यानी कि देश में, जैसे कि मैं पार्ले जी का एग्जांपल लूँ तो पार्ले जी आपको ऑल ओवर इंडिया में एक ही MRP पे मिलेगा। ठीक है ना। चलिए, इसमें बात करें तो इसमें वस्तु के मूल्य विभिन्न देशों में समान नहीं होते। अब अलग देश में अलग होगा, क्यों? क्योंकि कोई भी चीज़ जो अमेरिका में बन रही है उसे हम इंडिया में खरीद के इंडिया में बेचें तो हमारे उससे मंगाने की जो कॉस्ट है वो भी उसमें जुड़ जाएगी, और जो सामान की कॉस्ट थी वो तो है ही, तो महंगा हो जाएगा। ठीक है ना, तो इसलिए एक ही सामान की कॉस्ट अलग अलग देशों में अलग अलग हो सकती है। इसमें उतनी औपचारिकताएं नहीं होती और वह अपेक्षाकृत सरल व कम जोखिम वाला होता है। तो ये क्या है कि भाई इसमें बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती, आप इजीली बिजनेस कर सकते हैं। यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ बहुत हैं और थोड़ा जटिल प्रोसेस है। अभी हम पढ़ेंगे आगे की वीडियोस में किस तरीके से इंपोर्ट एक्सपोर्ट किया जाता है, तो उसका एक पूरा प्रोसेस है। जब तक आप उस प्रोसेस से होके नहीं गुजरेंगे तब तक आप व्यापार नहीं कर सकते, आई मीन विदेशी व्यापार नहीं कर सकते। देशी व्यापार करने के लिए इतनी ज़्यादा समस्याएं नहीं हैं, बहुत कम है, बहुत कम औपचारिकता है। ठीक है ना। सो ये था डिफरेंस किसके बारे में, देशी व्यापार और विदेशी व्यापार के बारे में। ठीक है, अब एक प्रश्न बन जाता है जो थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। वैसे तो आप खुद समझ सकते हैं इसको कि आयात और निर्यात में अंतर क्या है, फिर भी एक बार पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, अन्य देशों से माल क्रय करना आयात होता है, मैंने आपको बताया, और उनको माल भेजना निर्यात होता है। यानी क्रय करना आयात हो गया, किससे, अन्य देशों से, और अन्य देशों को भेजना निर्यात हो गया। विदेश से माल आयात करने हेतु आयात लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य है, बिल्कुल सही बात है, और निर्यात करना है तो निर्यात के लिए भी लाइसेंस होता है। ठीक है, विदेश से माल आयात करने पर जो कर लगता है उसे आयात कर कहते हैं, और जो निर्यात करने पर लगता है उसे निर्यात कर कहते हैं। ठीक है, आयात व्यापार में निम्न प्रपत्रों का प्रयोग होता है, जैसे कि इंडेंट, प्रवेश बिल, विदेशी बिल, डॉक चालान, डॉक वारंट। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, इन सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे आने वाली वीडियोस में। इसी तरीके से निर्यात में भी इस तरह के डॉक्यूमेंट हैं, जहाजी आज्ञा, जहाजी बिल, कप्तान की रसीद, जहाजी बिल्टी, निर्यात बीजक, बीमा पत्र, चार्टर पार्टी इत्यादि। तो इनके बारे में भी हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे। ठीक है, तो ये रहा आयात और निर्यात व्यापार में भी अंतर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम ज़रा समझ लेते हैं कि विदेशी व्यापार को अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि इसके फ़ायदे क्या हैं, हमें क्यों करना चाहिए, और इसके नुकसान क्या हैं, इसे क्यों नहीं करना चाहिए। ठीक है ना। तो देखिए सबसे पहले इसके फ़ायदे यानी कि लाभ, इसे गुण भी कह सकते हैं आप कि विदेशी व्यापार के क्या गुण हैं, क्या मेरिट्स हैं इसके। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्राकृतिक साधनों का लाभपूर्ण उपयोग। अब देखिए प्राकृतिक साधन का मतलब क्या है, जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं कि हमारे इंडिया में जो है ऑयल इतना ज़्यादा नहीं होता, वो हमें कहाँ से मिलता है, अरब कंट्रीज से मिलता है। तो अरब कंट्रीज में जो ऑयल है उसकी मात्रा क्या है, बहुत सारी है, यानी कि बहुत अधिक है, उनकी ज़रूरत से भी ज़्यादा है। तो अब एक बात बताइए, अगर वो उसको दूसरे देशों को नहीं बेचेंगे, ठीक है ना, कंट्री 1 को बेचा, कंट्री 2 को बेचा, कंट्री 3 को बेचा, तो क्या उस प्राकृतिक संपदा का उपयोग हो पाएगा, लाभदायक उपयोग हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए विदेशी व्यापार ज़रूरी है कि भाई आपके पास जिस चीज़ की अधिकता है आप दूसरी कंट्री को बेच दीजिए, और उसके पास जिस चीज़ की अधिकता है वो आपको बेच देगा। ठीक है, या जिस चीज़ की आपको कमी है आप दूसरों से खरीद लीजिए। तो इस तरीके से चीज़ें चलती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें औद्योगिकरण को प्रोत्साहन। बिल्कुल सही बात है कि भाई आप
का जो बिजनेस का दायरा था केवल एक कंट्री तक सीमित था, अब आप दूसरी तीसरी पता नहीं कितनी कंट्रीज के साथ कर सकते हैं। यानी कि आपका जो अलग अलग कंट्रीज में इंडस्ट्रियलाइजेशन है, औद्योगिकरण कहते हैं, उसको प्रोत्साहन मिलता है। ठीक, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सद्भावना, ये भी बहुत अच्छी बात है। अगर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ बिजनेस करती है तो क्या होगा, उन दोनों के बीच में फ्रेंडशिप होगी। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा फायदा है इसका। और फ्रेंडशिप होगी तो एक दूसरे के बुरे वक्त में वो काम आ सकते हैं। विदेशी वस्तुओं का उपयोग संभव होना, ये भी है कि भाई हम केवल अपने देश में बनी वस्तुओं का इस्तेमाल कर पा रहे थे, दूसरी कंट्री में जो वस्तुएं बन रही थी अगर वो भी हमारी कंट्री में आएंगी तो उनका भी इस्तेमाल कर पाएंगे। इससे हमारे जीवन का स्तर और अच्छा हो जाएगा। मूल्यों में स्थिरता को बढ़ाना, देखिए कोई भी चीज़ एक कंट्री में सस्ती दूसरी कंट्री में महंगी तभी होती है जब वो हर जगह नहीं बिक रही। अगर वस्तुएं हर जगह बिकने लगे तो इंटरनेशनल लेवल पे भी उसकी कीमत लगभग एक जैसी आ जाएगी। तो ये भी एक अच्छी बात है, मूल्यों में स्थिरता हो जाना। संकट काल में सहायता, जैसे कि मैंने भी आपको बताया कि यहाँ भी लिखा हुआ है, देखिए अकाल पड़ जाए, बाढ़, महामारी, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि आपको मान लीजिए दवाओं की ज़रूरत है, ठीक, तो आप दूसरे देशों से मंगा सकते हैं। जैसे अभी उदाहरण चल रहा है हमारे देश में जो 2 वैक्सीन बन रही है, इसके अलावा ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि हमारी कंट्री की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो हम दूसरे देशों से भी वैक्सीन मंगा रहे हैं। ठीक है, और इसी तरीके से जो हमसे कम डेवलप देश हैं हमने उनको भी एक्सपोर्ट किया, ठीक, वैक्सीन का। तो ये क्या है, संकट काल में सहायता। किसके कारण हो रहा है, विदेशी व्यापार के कारण। नेक्स्ट है सभ्यता में वृद्धि। देखिए जब हम एक दूसरे के साथ बिजनेस करते हैं तो एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है। एक दूसरे को जानने का मौका मिलता है तो एक दूसरे की जो सभ्यता है, कल्चर है, उसके बारे में भी सीखने को मिलता है, तो उसमें वृद्धि होती है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन को बढ़ावा। ठीक है, अब ये भी है कि जो कंट्री अपने देश में आसानी से जो चीज़ उगा सकता है, बना सकता है कम लागत पे, ठीक है, वो वही उगाएगा, है ना। और जो वो नहीं उगा सकता, जिसमें आपकी उसकी कॉस्ट ज़्यादा है, वो दूसरे देशों से मंगा लेगा। इससे क्या होगा, जो हमारी लेबर है, ठीक है ना, वो बच जाएगी। हमें उसी में लेबर लगानी पड़ेगी जिससे हमें ज़्यादा फायदा होगा। ठीक है, कम फायदे वाली चीज़ में लेबर लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है कुशलता में वृद्धि। अब देखिए ये भी बात सही है, जो देश किसी भी चीज़ को बनाने में हमसे ज़्यादा सक्षम है और सस्ती दर पे दे रहा है, तो कई बार क्या होता है, जो तकनीक होती है उसका भी आदान प्रदान होता है। तो जब तकनीक का आदान प्रदान होता है तो हमें भी उनके तरीके से उत्पादन करना सीखने का मौका मिलता है। तो इससे कहीं ना कहीं हमारी फर्मों की, संस्थाओं की कुशलता में वृद्धि होती है। एकाधिकारों पर रोक, ये भी है कि अगर हम बात करें अपनी कंट्री की, तो हमारी कंट्री में अगर कोई एक कंपनी एक प्रोडक्ट बना रही है तो वो मनचाहा दाम वसूल सकती है, ठीक है, उसका एक अधिकार है। लेकिन अगर हम वही चीज़ बाहर से मंगा लें तो क्या होगा, वो मनचाहे दाम हमसे नहीं वसूल पाएगा और हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी रहेगा, तो एक अधिकार नहीं हो पाता किसी भी फर्म का। इसके अलावा रोजगार के अवसरों में वृद्धि, ये भी बात सही है कि भाई जब दूसरे देशों से फॉर एग्जांपल के कुछ चाइनीज़ कंपनीज आके इंडिया में बिजनेस स्टैब्लिश करती हैं, इंडियन कंपनीज आके चाइना में बिजनेस स्टैब्लिश करती हैं, तो दोनों देशों के कहीं ना कहीं रोज़गार के अवसरों में वृद्धि होती है। ठीक है, कंपनी जाएगी तो वहाँ लोगों को काम मिलेगा, ठीक, नई कंपनीज खुलेंगी। इसके बाद है तकनीकी ज्ञान का विनिमय, जो मैं भी बात कर रहा था आपसे कि भाई जो टेक्निकल नॉलेज है उसका भी आदान प्रदान होता है। जैसे मैंने अभी उदाहरण शुरुआत में आपको दिया था कि भाई जापान से हम बुलेट ट्रेन की टेक्नोलॉजी ले रहे हैं और फिर हम यहाँ पे मैन्युफैक्चर करेंगे उसको, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए फ़ायदेमंद बात है। तो तकनीकी ज्ञान का भी विनिमय हो जाता है। जीवन स्तर में वृद्धि होती है, मैं आपको बता ही चुका हूँ। जब आप विदेश में बने हुए वस्तुओं का इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जीवन शैली, जीवन जीने का तरीका, स्तर सब बढ़ता है। तो ये थे कुछ लाभ। अब देखिए हर चीज़ के कुछ हमेशा कुछ फ़ायदे ही नहीं होते, नुकसान भी होते हैं, तो कुछ हानियाँ भी हैं। अगर हम उनको समझ लेते हैं तो देखिए सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक साधनों का अनुचित विदोहन। जैसे कि वहाँ पे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था कि भाई लाभदायक उपयोग। अब देखिए आप अगर किसी भी चीज़ को, आपके पास बहुत अधिक है, ठीक है, आप उसे क्या कर रहे हैं, दूसरे देशों को भेज रहे हैं, ठीक, लेकिन आपको पता है कि आपको इससे क्या मिल रहा है, बहुत सारा पैसा मिल रहा है, ठीक, बहुत सारा पैसा मिल रहा है, कोई भी करेंसी हो सकती है, ठीक है, बहुत सारा पैसा आपको मिल रहा है और इस वजह से
आपने जो नेचुरल रिसोर्सेज थी उसका हद से ज़्यादा उपयोग किया, तो क्या होगा भाई, आपके पास उसकी कमी हो जाएगी, फिर आपके देश के लिए उसकी कमी पड़ जाएगी। तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये कई बार हो जाता है पैसे की चाह में, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट है। नेक्स्ट है आपका विदेशों पर निर्भरता। हाँ, ये एक अगेन इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि जिस चीज़ का उत्पादन हम नहीं, जैसे कि मान लीजिए इंडिया 10 प्रोडक्ट्स बना रहा है, लेकिन इंडिया को ज़रूरत है 15 प्रोडक्ट्स की, तो 5 प्रोडक्ट वो अलग अलग 5 कंट्रियों से ले रहा है, ठीक है। तो इन 5 प्रोडक्ट के लिए इंडिया जो है इन पे क्या हो गया, डिपेंड हो गया, निर्भर हो गया, ठीक है ना। तो अगर कभी इनके साथ रिश्ते खराब हुए तो ये क्या कर देंगे, ये सब सामान भेजना हमें बंद कर देंगे, फिर हमारी ज़रूरतें कैसे पूरी होंगी, समस्या हो जाएगी, ठीक है ना। मजबूरी में हमें इनके साथ रिश्ते रखनी पड़ेगी, तो ये विदेशों पर निर्भरता हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, विलासिताओं के उपयोग में वृद्धि। ये भी चीज़ है कि अनावश्यक जो फालतू का खर्चा, जिसे हम कहते हैं ना फिजूल का खर्चा, वो बढ़ता है लोगों का, क्योंकि विदेश से आप ऐसी चीज़ें भी खरीद रहे हैं जो महंगी हैं और जो आपकी इतनी आवश्यकता की नहीं है, लेकिन विलासिता की वस्तु है, ठीक है। तो वो भी एक कारण है, विलासिता के उपयोग में वृद्धि होती है, इससे खामखा हमारी मुद्रा और ये सब का फिजूल खर्चा होता है। नेक्स्ट है हानिकारक वस्तुओं का आयात। अब देखिए, जब आयात अलाव होगा तो कई बार हानिकारक वस्तुओं का भी आयात हो जाता है, जो हमारे देश के लिए और नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इसको पढ़ लीजिएगा, देश का असंतुलित विकास। इसको ध्यान से समझिएगा, असंतुलित विकास का क्या मतलब है। अब देखिए, एक कंट्री है जैसे कि इंडिया की हम बात कर लें, हम 10 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, वही प्रोडक्ट्स बना रहे हैं जिसमें हमारी जो लागत है वो क्या आ रही है, कम आ रही है, लेकिन हमें ज़रूरत तो बाकी चीज़ें भी हैं, जो बाकी 5 प्रोडक्ट हैं उसकी भी ज़रूरत पड़ रही है। तो वही बात हो रही है कि अगर वो हम नहीं बना रहे हैं, तो अगर कभी युद्ध काल हुआ तो इन लोगों ने हमें सप्लाई करना बंद कर दिया, तो फिर हमारा काम ही नहीं चल पाएगा, यानी कि जो बैलेंस हमें बना के रखना चाहिए था वो खराब हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, असंतुलित हो जाएगा, फिर उसको संभालना मुश्किल हो जाएगा, उसके लिए पूरी प्लानिंग और ये सब बड़ा मुश्किल काम हो जाएगा, तो ये प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट है विषम गलाकाट विदेशी प्रतियोगिता। ये देखिए बहुत ही वैलिड पॉइंट है कि जब विदेशी कंपनी आपके देश में आने लगेगी, आपका कंट्री था, अब कई सारे विदेशों से यहाँ कंट्रीज आ रही हैं और उन प्रोडक्ट्स के लिए भी आ रही हैं जिसमें ऑलरेडी इंडिया जो है बिजनेस कर रहा था। तो क्या होगा, ये जो हमारी जो देशी संस्थाएं हैं, ठीक है, देशी बिजनेस हाउसेज हैं, इनको क्या मिलेगा, कंपटीशन मिलेगा, ठीक है। तो कई बार तो ये अच्छा रहता है, लेकिन ये ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा तो नुकसानदायक हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है राजनीतिक परतंत्रता। ऐसा भी होता है कि आप ज़रूरत से ज़्यादा किसी भी कंट्री से इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट यानी कि आयात करते हैं, तो कहीं ना कहीं आप उसके गुलाम बन जाते हैं। विदेशी व्यापार करना मजबूरी और ज़रूरत दोनों है हर देश के लिए, लेकिन कोशिश हमेशा क्या रहनी चाहिए कि जो हमारा निर्यात है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए, किससे, आयात से। हर कंट्री के मामले में हर कंट्री निर्यात बढ़ाना चाहती है और आयात कम करना चाहती है, लेकिन कई बार मजबूरी में आयात भी करना पड़ता है। तो बस इस पे फोकस करें तो क्या होगा, ये समस्या से आप जूझ सकते हैं, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा खतरनाक स्थिति है। आप लोग देख सकते हैं कि हमारे देश में, इंडिया में क्या हुआ था, यहाँ पे भी बात कही गई है कि अंग्रेज़ भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन यहाँ के शासक बन गए थे, तो ये स्थिति हो सकती है। राशि पातन की आशंका, ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि भाई कोई भी कंट्री है, जैसे कि इसमें हम उदाहरण ले लेते हैं चाइना का, ठीक है। चाइना इंडिया में आपको पता है अपनी चीज़ें बेचता है और बहुत कम लागत पर बेचता है, बात सही है। तो इससे क्या होता है कि हमारे देश में जो बनाने वाली कंपनियां हैं या बिजनेस हाउसेज हैं, उनको कंपटीशन मिलता हो, धीरे धीरे वो क्या हो रहा है, बंद हो जा रहे हैं, और जब बिल्कुल बंद हो जाएंगे तब चाइना क्या करेगा, इस कम लागत को अधिक कर देगा, फिर तो मजबूरी में लेना पड़ेगा, ठीक है। तो पूरी राशि खत्म कर दी उसकी, तो राशि पातन की आशंका भी बनी रहती है। अंतर्राष्ट्रीय द्वेष तथा युद्ध, तो ये भी है कि हमेशा यही कोशिश रहती है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री में जो है बिजनेस ढूंढता है, और इस वजह से कई बार विवाद और युद्ध की स्थिति भी बन सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है कृषि प्रधान देशों को हानि। कृषि, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत ध्यान से समझिएगा कि जो कृषि प्रधान देश हैं जैसे कि इंडिया, तो यहाँ पे क्या है कि भाई हमने एग्रीकल्चर किया, कृषि की,
अब अगर हमको क्या करना है, इसका एक्सपोर्ट करना है, तो एक्सपोर्ट करने के लिए यानी कि विदेशी व्यापार करना है, तो हम क्या करेंगे, अपना ज़रूरत से ज़्यादा और बढ़ाने के लिए हमें थोड़ी सी कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी। ठीक है, कौन सी कॉस्ट बढ़ जाएगी? एडिशनल कॉस्ट। जैसे कि यहाँ पर दिया है ना, उत्पादन बढ़ाने पर कृषि पदार्थों की लागत वह बढ़ता जाता है। ठीक, अगर हमने प्रोडक्शन और बढ़ाया तो फिर हमारे जो बाकी इसमें जो रिसोर्सेज लग रही हैं उसकी भी कॉस्ट बढ़ जाएगी। ठीक है, और दूसरी जगह क्या होगा कि जो दूसरी कंट्री है, ठीक, उनकी उन्हीं रिसोर्सेज की कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो हमारी कृषि प्रधान देश हैं इनको नुकसान होगा, क्योंकि रिसोर्सेज वही है। जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम लेते हैं, कृषि की हम बात करें कि हमको कोई फसल उगानी है, तो उसमें जो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल हम कर रहे हैं या उसके लिए हमें जो इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ रही है, उसकी कॉस्ट हमारी बढ़ जाएगी अगर हम प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो। ठीक है, और दूसरी कंट्री से वो रिसोर्सेज हमको लेनी पड़ेगी, तो उनकी कॉस्ट उसमें क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक, तो ये चीज़ है कुल मिला के। नेक्स्ट है मुद्रा मूल्य के परिवर्तन से हानि। जैसे कि आपको बताया था कि एक्सचेंज रेट होता है ना। जैसे कि आज आप देखें तो हमारा जो रुपया है वो कितने डॉलर के बराबर है, यानी कि $1 जो के बराबर तकरीबन 60 से 70 रुपये का रेट होगा, बदलता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। यानी कि आप 60-70 रुपये देंगे तब जाके आपको $1 मिलेगा। ठीक है, और ये परिवर्तित भी होता रहता है, तो इससे कई बार हानि भी होती है। ठीक है ना, क्योंकि जब आपने बिजनेस किया था तब रेट कुछ और थे और आज बिजनेस कर रहे हैं तब रेट कुछ और है, तो हानि होती रहती है क्योंकि इसमें परिवर्तन आता रहता है। नेक्स्ट है उद्योगों को क्षति होना। देखिए, ये जो विदेशी व्यापार है, ये जो विकसित देश हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिक्कत कहाँ पे आती है? अविकसित देशों के लिए, क्योंकि ये कभी भी फिर डेवलप हो ही नहीं पाते, ये हमेशा इन पर डिपेंड रहेंगे अपनी ज़्यादातर वस्तुओं के लिए। विकासशील देशों को बैलेंस बना के रखना पड़ता है। ठीक है, अदरवाइज वो भी अविकसित स्थिति में आ सकते हैं, इसलिए उनकी कोशिश रहती है विकसित की तरफ हम आगे बढ़ें। ठीक है, इसलिए उनका नाम विकासशील है। ओके, तो अविकसित देशों के लिए विदेशी व्यापार जो है कहीं ना कहीं घाटे का सौदा हो सकता है। अगर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं तो ये अपने आप को विकसित ही नहीं कर पाते। ठीक है, उनकी जो इंडस्ट्री है वो बर्बाद हो जाती है, तो ये है। ठीक है, खैर कुल मिला के देखिए, कोई भी चीज़ हो उसके फ़ायदे नुकसान अपनी जगह होते हैं, और वही चीज़ सफल होती है जिसके फ़ायदे ज़्यादा हों और नुकसान कम हो, और नुकसान है भी तो उनको कंट्रोल किया जा सके। तो विदेशी व्यापार में जितनी भी हानियां हैं ज़्यादातर को हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस और इस तमाम तरह के रूल्स रेगुलेशन और टैक्सेस वगैरह लगा देना बहुत ज़रूरी होता है, और इसीलिए हम कहते हैं कि विदेशी व्यापार की जो प्रक्रिया है वो थोड़ी जटिल है इन्हीं कारणों से, और ऐसा करती हैं सरकारें, इसीलिए विदेशी व्यापार सक्सेसफुल भी है। ठीक है ना। सो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस किया विदेशी व्यापार के बारे में, उसके लाभ हानि समझे और उसको कंपेयर किया हमने देशी व्यापार से। अगले वीडियो में विदेशी व्यापार से संबंधित कुछ और जानकारी हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो आप इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। तो बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।